हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। वो सारी शिफ्ट्स के हम सभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, उसके जितने भी पीवाईक्यूज है मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 16 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अपडेट्स के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप @mathswack, और आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। एंड इफ यू आर डन विद दिस लेक्चर लेट मी नो इन द कमेंट्स, सर मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, और ऑनेस्टली कमेंट करना है, ये नहीं है कि खत्म किया नहीं और सीधा कमेंट कर दिया सर मेरा तो हो गया, आप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टली कमेंट करना है बच्चों। तो सीक्वेंस सीरीज के हमारे काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, ये सारा पार्ट हमारा कवर हो चुका है पिछले सेशंस में। आज हमारा ये टर्म्स इन एपी और जीपी का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड पार्ट है बच्चों। तो इस सेकंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे दिखेंगे आपको। फर्स्ट पार्ट में थोड़े इजी थे, अब सेकंड पार्ट में थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। तो टर्म्स इन एपी और जीपी का मतलब क्या है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। अगर 3 टर्म्स एपी में है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, एपी का क्या मतलब होता है, टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा मतलब बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी। बी को इधर ले आओ तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये कंडीशन होती है बच्चों। दिस इज द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन एन एपी। क्या कंडीशन है, डबल ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। मिडिल टर्म का डबल किया इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम किया, डन। और अगर यही जीपी में होती है, ए बी सी अगर किस में है, जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, रेशो सेम होता है। एपी में तो डिफरेंस सेम होता है, जीपी में रेशो सेम होता है, राइट। तो रेशो का मतलब क्या हुआ, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी। बी बाय ए इक्वल टू सी बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से बी स्क्वायर आ गया ए सी के इक्वल। तो दिस इज द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन जीपी। तो जीपी में है तो ये कंडीशन लगाएंगे, एपी में है तो ये कंडीशन लगाएंगे। ऑलरेडी हम पिछले सेशन में बहुत बार लगा भी चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं बच्चों टर्म्स इन एपी और जीपी के लास्ट सेशन में। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा तो प्लीज वो वाला पहले देख लीजिएगा, फिर इस पे मूव ऑन कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये एपी की कंडीशन है, ये जीपी की है। जीपी में क्या होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चंस हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हर लेक्चर में बच्चों में 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगेन पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब क्या दिया हुआ है, 3 रियल नंबर्स ए बी सी आपको एपी में दिया है, एबीसी किस में दिया है, एपी में दिया है, और ये आपको जीपी में दिया है। ये 3 टर्म्स आपको जीपी में दिए, ये 3 टर्म्स आपको एपी में दिया है। और साथ में एक चीज और दी हुई है, वो ध्यान से देखो। अब एक चीज और क्या दी हुई है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज 8। अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तीनों टर्म्स का सम किया डिवाइड बाय 3। तो पहले मैं क्या करूंगा, एपी वाली कंडीशन लिख लेता हूं। एपी की क्या कंडीशन होती है, एबीसी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। पहली कंडीशन मेरे पास ये आ गई, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। आगे डन है। फिर मैं अरिथमेटिक मीन का यूज कर लूंगा, जीपी वाली कंडीशन में बाद में लगा लूंगा, क्योंकि जीपी में देखो ए में 1 ऐड हो रहा है, सी में 3 ऐड हो रहा है, वो मैं बाद में लगा लेता हूं। अब मैं कौन सी कंडीशन यूज कर लूंगा, अरिथमेटिक मीन वाली। तो क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, तीनों टर्म्स को ऐड कर दो डिवाइड बाय 3। ये कितना दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है। डन है। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 24 आ गया। और अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपने को पता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, a प्लस सी की जगह 2b पुट कर दो। अब b की जगह मत पुट करना, जितने अननोन कम होंगे उतना फायदा है। तो a प्लस सी को b की टर्म में लिखो, ना कि b को a और c की टर्म में लिखो। अननोन कम होंगे तो फायदा है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर b मैंने अलग किया, a प्लस सी ऐसे लिख दिया।
और यहां पर मैं फिर a प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। a प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2b आ गया। डन। तो b प्लस 2b इज इक्वल टू 24। तो यहां से क्या आ गया, 3b इज इक्वल टू 24। तो सीधा सीधा से b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 8 आ गया b। अब जीपी वाली कंडीशन यूज कर लेंगे। आई होप ये क्लियर है। मैंने अरिथमेटिक मीन पहले क्यों यूज किया, क्योंकि अरिथमेटिक मीन किसका था, ए बी सी का था। तो उसमें a प्लस सी को 2b लिख के b आ गया, खत्म। डन। चलिए अब जीपी वाली कंडीशन यूज कर लेते हैं। जीपी वाली में मतलब ये 3 टर्म्स जीपी में है, मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या है, b है, तो b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3। क्लियर। b की वैल्यू हमें पता है, b कितना है, 8 है, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे, 8 8 जा 64, a प्लस 1 सी प्लस 3। क्लियर है ना बच्चों, b की वैल्यू हमें पता थी, वो हमने पुट कर दी। यहां पर मैं अगर प्रॉपर वे में लिख दूं 8 का स्क्वायर, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। डन। अब आप क्या करो बच्चों, अगेन जितने अननोन कम होंगे उतना फायदा है। अब यहां पे a और c अननोन है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो पहले इसको एक बार एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करोगे कोई फायदा नहीं है। पहले आप क्या कर सकते हो, c को क्या लिख दो, 2b माइनस ए। यहां पर c को क्या पुट कर दो, 2b माइनस ए। b कितना है, 8 है, तो c क्या हो जाएगा, 16 माइनस ए पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 64 इक्वल टू a प्लस 1। c की जगह क्या पुट कर दो, c की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2b माइनस ए। b कितना है, 8 है, तो ये बन गया 16 माइनस ए। c की जगह मैंने 16 माइनस ए पुट कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि पूरी इक्वेशन एक ही टर्म में आ गई। पूरी इक्वेशन किसके टर्म में आ गई, एक ही टर्म में। इसको सोल्व कर लो, a आ जाएगा, a आ गया तो c आ गया, c आ गया तो सब कुछ मिल गया आपको। ठीक है, डन। चलिए फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया a प्लस 1 इंटू 16 प्लस 3 19 माइनस ए। एक्सपैंड करेंगे, सो 19a माइनस ए स्क्वायर प्लस 19 माइनस ए। चेक कीजिएगा, ये बन रहा है ना, डन है। चलिए अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर आपका इधर आ गया, 19a भी इधर आ गया, 19a माइनस ए, ये प्लस 18a हो गया, तो माइनस 18a। ठीक है, 19 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये बन गया बच्चों 45। चेक कीजिएगा, यही आ रहा है। ठीक है, चेक कीजिए। अब ये a में क्वाड्रेटिक मिल गई, इसको सोल्व करके a निकाल लो। ठीक है बच्चों, अब इसको फैक्टराइज कर लो। डन है। तो फैक्टराइजेशन तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 45 क्या होता है, 3 इंटू 15, तो 18 को क्या लिख दोगे, 18 को लिख दो माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, a माइनस 15 a माइनस 3। तो a की वैल्यू या तो 3 आएगी या 15 आएगी। अब क्वेश्चन में ना कुछ मेंशन होगा, देखो मेंशन है, a क्या है, 10 से बड़ा होना चाहिए। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, हाँ रह गई, चलो। a क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा। देखो इसलिए मैंने हाईलाइट किया उसको, 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा होना चाहिए मतलब a इक्वल टू 3 तो रिजेक्ट हो जाएगा, a इक्वल टू 3 वाला पार्ट को रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। डन है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल ही था। आई थिंक ये 24 का ही क्वेश्चन है, या 24 का क्वेश्चन है ये। हो गया सॉल्व, a आ गया, b आ गया, c भी आ जाएगा यार। अब तो क्या लेना है यार, है ना, सब कुछ आ गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो पहले आपने AP की कंडीशन लगा दी, फिर आपने अरिथमेटिक मीन की लगा दी, फिर उसमें a प्लस सी को 2b लिख दिया, उससे b आ गया। फिर आपने GP की लगा दी बच्चों, GP में आपने b भी पुट कर दिया और c को लिख दिया 2b माइनस ए। 2b हो गया 16 माइनस ए, पुट करके a में क्वाड्रेटिक बन गई, a आ गया। अब c भी निकाल लेते हैं बच्चों, c क्या हो जाएगा, लेट्स चेक आउट c। c देख लो फटाफट से। सो दिस इंप्लाइज c क्या होगा बच्चों, c क्या, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। वैल्यूज पुट कर दो, b कितना आपका 8 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 15 प्लस c, तो c हो गया आपका 3, सॉरी 1, माय बैड। c क्या हो गया आपका 1 हो गया, 16 माइनस 15। डन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो समझ लो बच्चों।
अरिथमेटिक मीन तो सबको पता ही है क्या होता है, तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। अरिथमेटिक मीन में हम ऐड करते हैं, अरिथमेटिक मीन में हम ऐड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यार ऐसी क्या बात हो गई, ज्योमेट्रिक मीन में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसमें 1/3 देखो 1/3 है ना, एक तरीके से 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/3 कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। पावर में क्या चला गया, 1/3। ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन क्या है, एक तरीके से क्या मैं जनरल वे में लिख रहा हूं, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी टर्म्स है, लेट्स से टर्म्स n है, तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/n। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 1/n। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सारी टर्म्स को ऐड कर दो, नीचे n आता है, तो वो 1/n पावर में चला गया, बस क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर दो, खत्म है कहानी। अपने को क्यूब चाहिए ना, पहले तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो बहुत बढ़िया। क्यूब किस लिए दिया इन्होंने, ताकि ये 1/3 कैंसिल हो जाए, ताकि ये जो 1/3 पावर है ये क्या हो जाए, कैंसल, ठीक है। चलिए तो फिर इसको इधर नहीं इधर ही लिख देते हैं, सिंपल ही है। तो दिस विल बी इक्वल टू ABC की पावर 1/3। तो अपने को जीएम का क्यूब चाहिए, जीएम बोले तो ग्रैंड मास्टर नहीं, जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, मैं ही भूल गया था एक बार, तो जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, तो ये 1/3 पावर हट जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यार, पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, पता है ना, पता है ना, पता है। ABC, ए की वैल्यू क्या है, ए कितना आ गया था अपना, ए कितना आ गया था 15, बी आ गया था 8, और सी तो बेचारा भोला सा है, वो तो 1 नहीं है, तो ये बन गया 8 5 40, 120 आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस तसल्ली से करो ढंग से, बढ़िया से आंसर आएगा। ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए चेक कीजिएगा, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर चेक कीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, डन है ये। तो ज्योमेट्रिक मीन ध्यान रखिएगा क्या होता है बच्चों, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, पावर में आ जाता है 1/n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हमने इसको सोल्व किया है ना, वैसे ही उसी टाइप से ये भी सोल्व होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। चलिए कर लेते हैं। अब ये एपी में दी है ये 3 टर्म्स, और ये 3 टर्म्स जीपी में दी है, और आपको तीसरी कंडीशन ये भी दी हुई है एक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भी लिख लो। तो पहली कंडीशन तो आपकी एपी से आएगी। एपी से क्या है बच्चों, ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। पहली तो ये आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं यार, कर लो ना, कर लेना सिंप्लीफाई, एलसीएम एलसीएम ले लो। तो 2/y इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड, ये आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया 2 टाइम्स एक्स जेड इज इक्वल टू वाई टाइम्स जेड प्लस एक्स, और यू कैन राइट इट एज एक्स प्लस जेड भी लिख सकते हो। अब y इसको ना मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, y मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। ऐसे क्यों रहने देना वो अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये तो आ गई पहली कंडीशन, किससे आई, एपी से आ गई। डन। 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डन, कर लोगे इतना तो। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन किससे आएगी, उससे आएगी, जीपी में है वो तीनों टर्म्स किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म √2y का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये बनेगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हो गया ना फायदा, देखो अब मतलब एक्स जेड किसके इक्वल आ गया, 2y स्क्वायर के इक्वल आ गया। दूसरी कंडीशन जीपी में जो लगाई अपन ने, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे। देखो यहां पे भी एक्स जेड है, यहां पे भी एक्स जेड है, तो ये वाली वैल्यू उठा के आप यहां पे पुट कर दो, कर दें पुट। सो दैट वुड इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर पुट करोगे 2 ऑलरेडी है, तो 2 2 जा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू y टाइम्स x प्लस जेड। तो आप देखोगे y से y
कैंसल, वाई से वाई कैंसल, तो एक्स प्लस जेड क्या आ गया बच्चों, 4y आ गया। तो एक ये तीसरी कंडीशन आ गई आपकी प्यारी सी, एक्स प्लस जेड क्या आ गया, 4y आ गया। चेक कर लीजिएगा, डन है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना बच्चों, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था। ये एपी की कंडीशन लगाई, ये आ गया, जीपी की कंडीशन लगाई, ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस एक्स जेड को यहां पे पुट कर दिया। अब अगेन वाई स्क्वायर को नहीं पुट करना आपने, एक्स जेड को पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने अननोन कम होंगे उतना फायदा है। दो अननोन को एक अननोन में कन्वर्ट करना आपने, एक अननोन को दो में नहीं कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से पुटिंग करनी है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है कि अननोन्स क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो एक्स जेड को आपने 2y स्क्वायर लिखा, एक y कैंसल, एक्स प्लस जेड आ गया 4y। अब तीसरी कंडीशन देखो क्या दी हुई है, अब इसको यूज करेंगे। अब ये क्या, एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है आपका इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है। इसको कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और मुझे लग रहा है इस ब्रह्मास्त्र से सीधा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की। कैसे आएगी चेक कीजिए। अपने को जो जो पता है ना वो सारा कुछ यूज कर लेंगे यहां पर, ठीक है। जो जो पता है, सबसे पहली चीज अपने को क्या पता है, एक्स जेड पता है। एक्स जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, 2y स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे भी ये एक्स जेड है, इस एक्स जेड को क्या लिख दूंगा, 2y स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये सारी इक्वेशन ना वाई स्क्वायर, वाई की टर्म में आ जाएगी सारी इक्वेशन। कैसे आएगी देखना। आप इन दोनों टर्म में से y कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म से क्या ले लो, y कॉमन ले लो। तो y कॉमन लिया, x प्लस जेड, और जेड की जगह क्या लिख दूंगा, जेड की जगह यहां से आ गया 2y स्क्वायर, जेड की जगह 2y स्क्वायर लिख दिया। 3/√2, अगेन जेड की जगह दो, एक एक्स है एक जेड है, उसकी जगह क्या लिख दिया, 2y स्क्वायर लिख दिया। तो लिख देंगे 2y स्क्वायर इंटू वाई। चेक कीजिएगा, डन। एक्स जेड की जगह क्या लिख दिया, 2y स्क्वायर। क्लियर है सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब x प्लस जेड की जगह पे क्या आ गया आपका, 4y आ गया। पुट कीजिए और सोल्व कीजिए, y में आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये x प्लस जेड की जगह क्या आ जाएगा, 4y। तो ये आपके पास y में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सोल्व कर लीजिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है यार, इसमें ना एक चीज और लग सकती है। इसको ना थोड़ा और इजी वे में आप सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको ना थोड़े से और इजी वे में आप सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है। तो क्यों ना हम ये करें कि ये जो एक्स वाई जेड है इसको उधर ले जाते हैं, उधर फेंक दो, इसको पटक के दो। पूरी इक्वेशन को क्या करो, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन का मतलब है कि हर टर्म को एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे। हर टर्म को क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से डिवाइड। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा। एक्स वाई जेड से डिवाइड किया तो एक्स वाई कैंसल, बच गया 1/z। देख रहे हैं, वाई जेड से डिवाइड किया बन गया 1/x। जेड इससे डिवाइड किया तो जेड एक्स कैंसल, बन गया 1/y इक्वल टू 3/√2। देख रहे हैं ना विनोद, हो गया ना, बिल्कुल इजी वे में सिंप्लीफाई हो गया अब ये। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, हमारे पास ये भी है। 1/x प्लस 1/z क्या है, 2/y है। 1/x प्लस 1/z क्या है, 2/y है। ये AP से आया था अपने पास, ये क्या बन गया, 2/y प्लस 1/y। तो यहां से बेटा सीधा आ जाएगा, कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पिछला जो अभी मैंने बताया था वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इससे ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया 3/y इक्वल टू 3/√2। 3 कैंसल, y आ गया √2। खत्म क्वेश्चन। सॉरी, अब कुछ नहीं बचा बच्चों क्वेश्चन में, खत्म है। y आती क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि y√2 आ गया, y को यहां पे पुट करो, x प्लस जेड आ गया, ठीक है। नहीं तो x प्लस जेड भी मत ऐसे ही रहने दो। आपको चाहिए क्या, अब चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए, आपको एक्सक्यूज मी, ठीक है, आपको क्या चाहिए, 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। आपको ये चाहिए बच्चों, डन। चलिए इसको कैसे लिख लो, 3 टाइम्स x प्लस जेड प्लस वाई
एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख दो? एक्स प्लस जेड की जगह लिख दो 4y। एक्स प्लस जेड की जगह लिख दिया 4y। ठीक है, तो 4y प्लस वाई कितना हो गया? 5y हो गया। y को एंड में पुट कर देंगे। ठीक है, x प्लस जेड की जगह 4y, तो ये बन गया 5y का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 3 इंटू 25y स्क्वायर। और y कितना है अपना? √2। तो y स्क्वायर क्या हो गया? 2। 2 इंटू 25 50, और 3 इंटू 50 150। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। राइट, हो गया ना सिंप्लीफाई? चलिए, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे, तो जो जो कंडीशंस दिए उनको यूज कर लो, प्रॉपर्ली यूज करोगे तो आपका आंसर बड़े प्यार से आएगा। और स्मार्ट कैलकुलेशन कर लेना, जैसे यहां पर की है, एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, एक्स प्लस जेड को 4y लिख दिया, 5y बन गया, फिर y को पुट कर दो, एंड में पुट कर दो y को। ठीक है, पहले y में सिंप्लीफाई कर लो जो निकालना है। क्लियर है ना चीजें? तो ये एपी में दी थी, एपी की कंडीशन लगा दी, वो जीपी में दिया था, जीपी की कंडीशन लगा दी। डन। इसमें एक्स जेड को पुट कर दो तो वाई वाई कैंसिल, तो एक्स प्लस जेड 4y आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्स प्लस जेड 4y आना, क्योंकि यहां पे सीधा बस हम एक्स प्लस वाई को 4z लिख, एक्स प्लस जेड को 4y लिख देंगे। फिर ये वाली जो थी इसमें एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, ये बन गया। डन है, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, लेट्स चेक आउट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में यही होता है बस इसको इधर से उधर पटको, इसको उधर से उधर पटका, इधर उधर हेरा फेरी करके आंसर लेके आना होता है। ठीक है ना? चलिए अगला ट्राई करेंगे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या यूज होगा? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो जैसा कि मैंने बोला था बच्चों, पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे मिलेंगे, पार्ट 1 में मैंने इजी इजी वाले किए थे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं बच्चों? पी और आर इसके रूट्स है, पी और आर उसके रूट्स है। तो सबसे पहले पी प्लस आर लिख लो, पी आर लिख लो। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पता है ना सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं? क्वाड्रेटिक है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करोगे तो प्लस 8a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो मान नहीं है बच्चों। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? 8a। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? 8a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स में ये ऊपर आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये ऊपर आता है, और इसके साथ माइनस लगता है, इसके साथ माइनस लगता है, इसके साथ प्लस लगता है। डन है ना? नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, वो तो माननी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 2a, ये आ गया। अब यहां पे देखो क्या दिया, यहां पे 1/p 1/q 1/r 1/s दिया है ना? ये 4 टर्म्स दिया जो एपी में है। तो ये मेरे पास p और r आ गए, तो यहां से क्या यहां से मैं 1/p प्लस 1/r की वैल्यू निकाल सकता हूं? इन दोनों का यूज करके निकाल सकता हूं। और ऐसा मैंने क्यों सोचा? ऐसा मैंने क्यों सोचा? क्योंकि टर्म्स ऐसी दी हुई है, एंड में जो है टर्म्स ऐसी दी हुई है, तो ऑब्वियसली आराम से आ जाएगा। क्योंकि इसको जब एलसीएम लोगे बच्चों तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर r प्लस पी, नीचे पी आर आ गया। r प्लस पी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 8a/2a। तो ये कितना आ गया? 4। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? किसकी? 1/p प्लस 1/r की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूं, अभी यहां तक रखते हैं इसको। डन? क्लियर? सेम तरीके से दूसरी क्वाड्रेटिक यूज करेंगे। लेट्स यूज द सेकंड क्वाड्रेटिक नाउ। सेम तरीके से तो सेकंड क्वाड्रेटिक से देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई होप ये क्लियर है। मैंने ये क्यों निकाला 1/p प्लस 1/r क्यों निकाला? क्योंकि मुझे टर्म्स ऐसी दी हुई थी, और ये इजीली निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे p प्लस आर पता है, मुझे पी आर भी पता है। सेम तरीके से सेकंड के लिए यूज करेंगे। सेकंड से क्या मिलेगा आपको? q और s रूट्स है, तो सेकंड से क्या मिलेगा? q प्लस s। सेकंड से मिला q प्लस s और qs, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। डन? चलिए, तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट विद माइनस साइन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये आएगा विद प्लस साइन, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। तो सम ऑफ रूट्स हो गया आपका -12b।
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो 1 ही है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 6b। क्लियर है यहां तक? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखती है। अब यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? यहां से वैल्यू मिल जाएगी आपको किसकी? अगेन 1/q प्लस 1/s की, बड़े प्यार से मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज क्यों निकाल रहा हूं अगेन मैं? ये वैल्यूज क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे ये वाली टर्म्स एपी में दी है, इनको मैं बाद में यूज कर लूंगा वैल्यूज को, ठीक है। चलिए अब ये क्या, यहां से क्या आ गया? s प्लस क्यू अपॉन क्यू एस। एस प्लस क्यू कितना है अपना? -12b अपॉन 6b, तो ये कितना आ गया? -2 आ गया। कितना आ गया? -2 आ गया। डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक तो क्लियर है सबको। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, चेक कीजिएगा। अब आगे सोचो क्या करेंगे। अब बच्चों इन दो इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे? देखो बड़े प्यार से यूज होंगी ये दोनों इंफॉर्मेशन। अपने को ये 4 टर्म्स एपी में दी है, अपने को कंडीशन किस में आती है? 3 टर्म्स की कंडीशन आती है। तो पहले क्या करो, पहले आप ये फर्स्ट 3 में कंडीशन लगाओ। फर्स्ट 3 में कंडीशन लगाओ, तो फर्स्ट 3 में लगाओगे तो क्या लिखोगे? अगर मैं ये फर्स्ट 3 में कंडीशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा? ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये लिखूंगा। और मुझे इसकी वैल्यू पता है। पता है कि नहीं पता? पता है। पुट कर दो, सीधा किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन। तो 2/q कितना आ गया? 4 आ गया। तो मतलब कि यहां से बच्चों q आ गया आपका हाफ आ गया। q की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई ना। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी है यहां पर। डन है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्यों निकाली? क्योंकि मुझे टर्म्स ऐसी दी हुई थी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने यहां पे यूज कर ली। अब सेम तरीके से आपने पहली 3 टर्म्स पे कंडीशन लगाई, ऐसी लास्ट 3 टर्म्स पे कंडीशन लगा दो। एपी की क्या होती है कंडीशन? ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सॉरी थर्ड टर्म। तो अब इसके लिए फर्स्ट टर्म 1/q होगी, थर्ड 1/s होगी। आगे ना कंडीशन, पहले कंडीशन आपने पहली 3 में लगा दी, दूसरी कंडीशन आपने लास्ट वाली 3 पे लगा दी। तो अब यहां से अब ये वाली वैल्यू भी मुझे पता है, ये कितनी है? -2। तो मतलब 2/r इक्वल टू -2। तो यहां से r की वैल्यू आ गई -1। आगे q और r बड़े प्यार से आगे बच्चों, कोई ज्यादा इन्होंने हमें परेशान नहीं किया। किया? नहीं किया। किया किसी को परेशान? किया होगा। बट सोल्व कैसे करना, आई होप ये डन है। बड़े प्यार से सोल्व करेंगे, राइट। क्यू आ गया, आर आ गया। चाहिए क्या अपने को? अपने को चाहिए ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों? आप क्या करो, ये जो क्यू आया आपका, यहां पे क्यू को पुट करो, यहां से एस आएगा, एस की वैल्यू यहां पे पुट करो, क्यू की वैल्यू पुट करो, तो यहां से बी आ जाएगा। डन है। नहीं तो अपन क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, एस आ गया, दोनों को पुट करके बी आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, कैसे मर्जी कर लो, ट्राई कीजिए। अब ए और बी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्यू और आर आ गए। तो अब आप क्या करो बच्चों, यहां पे आर पुट कर दो, पी आ जाएगा, यहां पे क्यू पुट कर दो, एस आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से निकाल देते हैं। तो अब पहले वाले में मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, पहले वाले में आर को पुट करूंगा। आर क्या है मेरा? वे बंदो, आर क्या है मेरा? -1। पुट कर रहा हूं फटाफट से। तो मेरे पास क्या आ गया? 1/p -1 इक्वल टू 4। 1/p -1 इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास सीधा लिख रहा हूं मैं, 1/p 5 आ गया। तो p क्या आ गया? 1/5। p की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई। p आ गया, p भी आ गया। चलो डन है। अब दूसरी कंडीशन में पुट कर देते हैं, ये वाली में। इसमें क्या पुट करेंगे? इसमें q पुट कर दो। q हाफ आया तो 1/q 2 हो गया। तो 2 + 1/s, 2 + 1/s इज इक्वल टू -2। तो 1/s क्या आ गया? -4 आ गया। तो यहां से s क्या आ गया बच्चों? s क्या हो जाएगा? -1/4। आ गई, चारों वैल्यूज आ गई, p q r s, सारा सोल्व हो गया। डन है।
चलिए, तो बस इसमें यही था कि इन तीन टर्म्स में एपी की कंडीशन लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, क्यू आ जाएगा। फिर इन तीन टर्म्स में एपी की कंडीशन लगा दो, वैल्यूज पुट कर दो, आर आ जाएगा। वो सब कुछ आ गया, इनमें पुट करके बाकी आ गए। अब आपको ए और बी चाहिए, तो ए और बी के लिए इसमें पुट कर दो बच्चों। ए यहां से आ जाएगा, बी यहां से आ जाएगा। सब में पुट करना है, सब में करोगे तो सब में पुट करो, प्रोडक्ट में कर लो, ठीक है। किसी में भी पुट कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो अब मेरे पास 2a इक्वल टू पी आ रहा है, ठीक है। p कितना है 1/5, पी आर तो बहुत है हमारे पास, ठीक है। p तो हो गया 1/5, r क्या हो गया -1, r क्या हो गया -1। तो बच्चों 2a की वैल्यू क्या आ गई -1/5, तो a क्या आ गया -1/10। हो गया सोल्व, a आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, a आ गया, अब b निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटिव से क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और मैनिपुलेशन, राइट। यहां से देखो QS इज इक्वल टू 6b, तो 6b है QS। Q कितना है अपना, Q कहां गया वे, Q है हाफ, S है -1/4, Q है हाफ, S है -1/4। डन, तो ये बन गया -1/8 इज इक्वल टू 6b। तो b कितना आ गया बच्चों -1/48, ये आपका b आ गया। डन है, और ये चीजें सोल्व, क्लियर है। चलिए, तो ये 2a था और ये आपका ये क्या था 6b था। वैल्यूज पुट कर दी, a आ गया, b आ गया। ऐसे ही निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है और भी निकालने का। अब फटाफट से फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। फाइनल आंसर में इन्होंने क्या पूछा है, a इनवर्स, क्या पूछा है a इनवर्स माइनस b इनवर्स, ठीक है। इनवर्स करेंगे तो फायदा ये अपना रेसिप्रोकल में आ रहे थे, ठीक है। फाइनली क्या पूछा है, a इनवर्स माइनस किया, क्या चेक करो, माइनस है, बढ़िया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a इनवर्स क्या हो गया आपका -10, b इनवर्स क्या हो गया -48, बट वो प्लस हो जाएगा, तो -10 + 48, तो डेट विल गिव यू 38 विल बी योर फाइनल आंसर। चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। डन है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बस यही था मेन, इन तीनों टर्म्स में एपी की कंडीशन लगा दो, इन दोनों टर्म्स में एपी की लगा दो, पहली 3 में लगा दो, लास्ट की 3 में लगा दो, और वो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यहां पे यूज कर लो। यूज करके Q आ गया, R आ गया, Q आ गया, R आ गया, तो यहां पर आपने R पुट करके P आ गया, Q पुट करके S आ गया, फिर P और R को पुट करके A आ गया, Q और S को पुट करके B आ गया। डन। पहले ये निकाल लेना, ये निकाल के रख लोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन पार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये वाला ट्राई करेंगे बच्चों, ये भी वही सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स से रिलेटेड है, इसको देखिए एक बार। चलिए करते हैं इसको बच्चों फटाफट से। यहां पे भी सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का यूज होगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा क्योंकि रूट्स दिए हुए हैं, तो यहां से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फा बीटा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। उसके बाद क्या लिख लेंगे, गामा प्लस डेल्टा एंड गामा डेल्टा, वो डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गामा प्लस डेल्टा क्या हो गया, गामा प्लस डेल्टा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट हो गया आपका Q हो गया, चेक कीजिएगा, गामा डेल्टा क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है अपने पास, इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब अपने को चाहिए क्या वो देखते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स लिख लिया, यहां पर मैंने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, डन। सम ऑफ फ्रूट्स लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिख लिया। अब दिया क्या हुआ इन्होंने दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो जीपी में बच्चों क्या होता है, जीपी की कंडीशन लगा देंगे, चारों में इकट्ठी लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। जीपी की कंडीशन क्या होती है, अब अगेन देखो, अगर आप जैसे मैंने पिछले में किया था कि गामा डेल अल्फा इसमें लगाओगे तो रिलेशन अल्फा गामा साथ में आएंगे। अगर आप इन तीनों में लगाते हो तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा गामा आता है, बट अपने पास किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ये नहीं हो पाएगा कि पहले आपने इन 3 टर्म्स पे कंडीशन लगा दी फिर उन 3 टर्म्स पे लगा दो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। डन है, क्योंकि इस पे लगाओगे, पहले 3 टर्म्स पे लगाओगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा गामा आएगा, अल्फा गामा आपको नहीं पता। लास्ट की 3 पे लगाओगे तो गामा स्क्वायर बीटा डेल्टा आएगा, ये भी आपको नहीं पता, बीटा डेल्टा भी। तो कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, जब आप इनमें लगा रहे थे रिलेशन तो आपको पी और आर का रिलेशन पता था, इनमें लगा रहे थे तो क्यू और एस का पता था। डन है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या था, इसमें देखो पी क्यू आर एस ऐसे फॉर्म में दिया होता, पी और आर उसके रूट्स थे, क्यू और एस इसके थे। इसमें सीक्वेंस में अल्फा बीटा इसके, गामा डेल्टा उसके। आई होप ये चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधा वो जीपी की कंडीशन लगाओगे 3-3 टर्म्स लेके, तो उससे सोल्व नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप 3-3 टर्म्स लेके जीपी की कंडीशन लगाओगे तो उससे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, जीपी में क्या होता है बच्चों, टर्म्स का रेशो सेम होता है। क्या होता है जीपी में, टर्म्स का रेशो सेम होता है। तो क्या लूंगा मैं, अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा मैं एक साइड पे रखूंगा क्योंकि मुझे अल्फा बीटा का रिलेशन मुझे आता है, अल्फा बीटा की वैल्यूज मुझे पता है, मतलब रिलेशन उनका। और मतलब इन दोनों का रेशो क्या, कैसे लिखूंगा बच्चों में जीपी का, इन दोनों का रेशो विल बी इक्वल टू इन दोनों का रेशो, लिख सकता हूं ना मैं। तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा। क्या लिख दिया मैंने, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू गामा बाय डेल्टा, ये लिख दिया। रेशो का यूज कर लिया, दो टर्म्स का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होगा वो सेम होगा। तो अल्फा बीटा कॉन्जिक्यूटिव है, गामा डेल्टा कॉन्जिक्यूटिव है, तो अल्फा बाय बीटा विल बी इक्वल टू गामा बाय डेल्टा। आपने लिखना है ऐसे लिख लो, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा बाय गामा, ये भी ठीक है, डेल्टा बाय गामा एक ही चीज है, इसको उल्टा कर दो ये आ जाएगा। डन है। अब आपने बचपन में 9th-10th में एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा, पढ़ा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ध्यान है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है। तो जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। किया था ना ऐसा, तो वही यहां पर लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे यहां पर, अप्लाई सी एंड डी, क्या बोलते थे उसको, सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी लगाएंगे यहां पर। सी बोले तो कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है ऐड करना, डिविडेंडो का मतलब नीचे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना, एक तरीके से मतलब वो होता है। तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ऐड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा। अब ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके मैं सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं। सम ऑफ रूट्स तो मेरे को सीधा सीधा पता है, अब काफी बच्चों को डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं निकालना आता, तो अब डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा अब मैं। ये चीज क्लियर हो गई। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि क्वाड्रेटिक से मैं सम ऑफ रूट्स भी लिख सकता हूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी लिख सकता हूं, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से पढ़ा है तो। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे लिखेंगे वो देख लो, वो मैं नेक्स्ट पेज बताऊंगा। तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अल्फा बीटा तो मुझे पता है ना, अल्फा बीटा मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 4 अल्फा बीटा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन को, यहां पे मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, यहां पे मुझे अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है ना।
तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की। तो इस तरीके से आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हो। समझ में आ गया कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो। अब क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूला रटा देते हैं कि अल्फा माइनस बीटा ये होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उनको लॉजिक पता नहीं होता ये आता कैसे है। तो फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली सोल्व कर लो चाहे, ठीक है, डन। कॉन्सेप्चुअली सोल्व करोगे उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और सोल्व करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये नहीं है कि सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो कम टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फटाफट से दिख जाएगा। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला भी इसी से आता है, फॉर्मूला भी इसी से आता है, ये इधर आ जाएगा रूट हो जाएगा। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 को पुट किया 9 आ गया, 3 को पुट किया 9 आ गया। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, अल्फा बीटा पी है, तो ये आ गया 4p। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन गया 9 माइनस 4p। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, नहीं स्क्वायरिंग, एक मिनट कितना है अपने पास, हाँ ये आया है, तो यहाँ पे अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही आ गया, स्क्वायरिंग कर लेंगे। डन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। समझ में आया कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया, अल्फा बीटा पुट कर दिया। सेम तरीके से आप गामा माइनस डेल्टा भी निकाल सकते हो, निकाल देते हैं फटाफट इसी मेथड का यूज करके। तो इसलिए मैंने बच्चों वहां पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक से मैं सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं। तो गामा माइनस डेल्टा के लिए आप क्या करो, अगेन गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर लिखो, गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर लिखो, ठीक है। अगेन मैं सीधा ही लिख दूं, वैसे तो यहीं से सीधा ही लिख देता हूं, बस यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह गामा डेल्टा कर दो, सीधा ही लिख रहा हूं मैं, अल्फा बीटा की जगह क्या कर दो, गामा डेल्टा कर दो। बात तो सेम ही है एक तरीके से, राइट, इज इक्वल टू -4 अल्फा इज इक्वल टू 4 गामा डेल्टा। बस अल्फा बीटा की जगह मैंने गामा डेल्टा कर दिया यहां पर, डन। अब वैल्यूज पुट कर दो, किस किस की वैल्यू पता है मुझे, अल्फा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा की। गामा प्लस डेल्टा क्या है 6 और ये क्यू है, पुट करेंगे 6 6 जा 36 माइनस गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, और ये कितना था, क्यू था, क्यू था। तो यहां से आपके पास आ गया गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 आ गई वैल्यू, दोनों की वैल्यूज आ गई, खत्म क्वेश्चन। अब तो नाउ क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल, राइट। आपके पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी आ गया, गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर भी आ गया, दोनों को अब यूज कर लेंगे। कैसे यूज करो, पहले दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो आप, दैट वुड बी बेटर, नहीं तो पहले अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, ये बन गया 3 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और गामा प्लस डेल्टा क्या है 6 अपॉन गामा माइनस डेल्टा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, पहले ये कैंसिल भी कर दो वैसे और भी बेटर हो जाएगा, 3 को 6 से कैंसिल किया, यहाँ 2 बच गया। अब आप स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर आ गया 4 अपॉन गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों करी हमें, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू मिली है। डन हो गया ना सोल्व, क्लियर है ना। 3 पुट कर, पहले सम को पुट कर दिया, कैंसिल करके 2 आ गया, फिर स्क्वायरिंग कर दी, अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। तो आई होप ये क्लियर है बच्चों। कंपोनेंट और डिविडेंड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि क्वाड्रेटिक से मैं सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं, ये याद रखिएगा आप। डन, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं, वो कितना आया था, कहां गया अपना, 9 माइनस 4p, कितना आया 9 माइनस 4p, तो 1/9 माइनस 4p इज इक्वल टू में क्या है 4 अपॉन 36 माइनस 4q, 4 अपॉन 36 माइनस 4q, यही आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार सारा। डन है, क्लियर। अब यहां से भी आप 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहां से नीचे से क्या करो 4 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 9 माइनस क्यू, 4 कॉमन लेके ऊपर से काट दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई की अपने को चाहिए क्या, अच्छा अपने को वो चाहिए, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या बन रहा है। 9 माइनस क्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 4p, 9 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है अपने पास 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4p इज इक्वल टू क्यू आ गया, 9 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। डन है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 4p आ गई। सोल्व कर लीजिएगा आप अपने तरीके से, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 4p आ गई।
हो गया ना सोल्व, 9 से 9 कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, क्यू आ गया 4p। डन। अब अपने को निकालना क्या वो देख लेते हैं। सो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी, ये चाहिए अपने को। तो q की जगह 4p पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। q की जगह क्या पुट कर दो, 4p, q की जगह 4p। तो ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर बच गया 2q, एक मिनट, q की जगह पुट करना था ना, मैंने p की जगह पुट कर दिया, सॉरी माय बैड। q की जगह पुट करना था, मैंने p की जगह कर दिया। तो q की जगह 4p पुट करोगे तो ये बन जाएगा 8p। तो 8p प्लस p अपॉन 8p माइनस p। ऊपर आ गया बच्चों 9p, नीचे आ गया 7p, p से p कैंसल, 9/7 आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। तो आई होप डन है, समझ में आ गया होगा ढंग से कैसे किया प्रॉपरली। अब आप याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। कैसे निकालो, सम का स्क्वायर लिख लो, डिफरेंस का स्क्वायर लिख लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9:7 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलें अगेन बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इसमें 3 टर्म्स लेके जीपी की कंडीशन लगाओगे तो उससे नहीं होगा, इसलिए मैंने कॉमन रेशो को इक्वेट कर दिया। कॉमन रेशो को क्या किया, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम ले लिया। तो इसमें मैंने अल्फा बीटा एक साइड रखा, गामा डेल्टा एक साइड रखा, क्योंकि मुझे रिलेशन अल्फा बीटा और गामा डेल्टा का पता है। ठीक है, चलिए फिर सी डी लगाकर वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। सी डी क्यों लगाया, क्योंकि मैं सम भी निकाल सकता हूं, डिफरेंस भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना। चलिए, अगर आप सिर्फ सी लगाओगे, सिर्फ सी लगाया तो अल्फा प्लस बीटा नीचे बीटा रह जाएगा, गामा प्लस डेल्टा नीचे डेल्टा रह जाएगा। तो इसका क्या करोगे फिर, सम तो लिख दोगे बट गामा डेल्टा का इसका क्या करोगे फिर, अगर सिर्फ सी लगाओगे तो। अगेन सिर्फ सी डी लगाओगे तो सी डी दोनों लगाना पड़ेगा साथ के साथ। ठीक है, चलिए, क्योंकि ना बीटा पता ना डेल्टा पता, तब क्या करोगे, अकेला अगर आप सी भी लगाओगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये वाला प्रेटी क्लियर है, डिफरेंस कैसे निकालना है क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन, ये वाला ट्राई करेंगे, आप चेक कीजिएगा। चलिए अब ये वाला ट्राई करते हैं अगेन बच्चों, फटाफट से करेंगे। यहां पे भी ये अब दो ग्रुप दिए, दोनों ग्रुप एपी में है बच्चों, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, तो लगा देंगे फटाफट से ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म। पहली कंडीशन क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये आ गया अपने पास। ठीक है, अपने को x चाहिए, यहां पर देखो x पुट करना है, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 9 प्लस tan ऑफ 7 पाई बाय 8 बाय 18/2 इसका हाफ हो गया, ये आपका x आ गया। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे इसमें, जो फाइनल वैल्यू चाहिए आपको उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका x आ गया, इसको आगे सिंप्लीफाई मत करना है, इसको एक बार ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब y निकाल लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म 2y इज इक्वल टू tan पाई बाय 9 प्लस tan ऑफ 5 पाई बाय 18, ये आपका 2y आ गया बच्चों। अब 2y को 2y रखेंगे क्योंकि आपको 2y डायरेक्टली चाहिए, 2y को 2y रखो क्योंकि आपको क्या निकालना है, x माइनस 2y निकालना है। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपको चाहिए क्या, x माइनस 2y चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2y को 2y रख लेना। ठीक है, तो x माइनस 2y वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू देख लो आप। ठीक है, तो x माइनस 2y क्या होगा, देख लो बेटा, x आपका ये हो गया tan ऑफ पाई बाय 9 प्लस tan ऑफ 7 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 18, ये आ गया। ठीक है, बाय 2 आएगा और ये आपका 2y है, तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लेता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना, एलसीएम लूंगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूं बच्चों, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स tan पाई बाय 9 माइनस 2 टाइम्स tan 5 पाई बाय 18 होल बाय 2 होल बाय 2। ठीक है, इसके साथ बाय 2 नहीं लिया क्योंकि आपको 2y चाहिए, ध्यान रखिएगा।
इसके साथ मैंने बाय 2 नहीं लिया क्योंकि आपको 2y चाहिए था, ठीक है, बट इसके साथ नीचे 2 आएगा तो एलसीएम लिया तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इधर और नीचे बाय 2 आ गया। डन है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है यहां पर। अब एंगल 7 पाई बाय 18 है बच्चों। अब ध्यान से देखना यहां पे करेंगे क्या। 7 पाई बाय 18 है, यहीं पे करके दिखा देता हूं। 7 पाई बाय 18, 7 पाई को आप क्या लिख सकते हो, 18 के, अगर आप 18 का हाफ क्या होता है 9, तो जो 7 है वो 9 के पास है, राइट, ऐसे सोचा करो। 7 18 से तो दूर है, 7 18 से दूर है, बट 18 का हाफ क्या होता है 9, तो 7 9 के पास है, तो हम क्या करेंगे 7 को 9 की टर्म्स में लिख लेंगे। कुटर पुटर करते हैं ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखना। तो 18 तो दूर है, उसका हाफ क्या 9, तो 7 को क्या लिख लो 9 माइनस 2, मतलब कि 7 को मैं लिख दूंगा 9 पाई माइनस 2 पाई। क्लियर है, हाफ 18 का हाफ हो गया 9, उसकी टर्म में लिख लिया। 7 को लिख दिया 9 पाई माइनस 2 पाई। ऐसा क्यों लिखा, ताकि जब स्प्लिट करेंगे बच्चों, स्प्लिट करेंगे 18 इससे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 और ये बन जाएगा पाई बाय 9। क्लियर हुआ ये चीज, डन है। तो मतलब 7 पाई बाय 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 पाई बाय 18 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है। आई होप ये सब तो को पता होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि 90 का मल्टीपल ओड है, tan का कोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यूज कैसे होगा, देखो 7 पाई बाय 18 को मैंने ये लिख दिया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। 7 पाई बाय 18 को क्या लिख दिया, 7 पाई बाय 18 को क्या लिख दोगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। डन है। तो tan 90 माइनस पाई बाय 9 क्या होगा, कोट पाई बाय 9, तो ये बन गया कोट पाई बाय 9। तो क्या आ गया बच्चों, tan पाई बाय 9 प्लस कोट पाई बाय 9। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। और ये माइनस 2 पाई बाय 9 था, ये tan पाई बाय 9 था, तो यहां पे माइनस लगा दो। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पे माइनस आ गया। tan पाई बाय 9 माइनस 2 पाई बाय 9 माइनस tan पाई बाय 9। डन। अब उस पे आ जाओ। अब ये भी 5 पाई बाय 18 लिखा है, अगर इसको 5 पाई बाय 18 की टर्म में रहने दो, वो बाद में देख लेंगे। अगर आपने चेंज करना है चेंज कर लो, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5 पाई बाय 18 बाय 2 बाय 2। आ गया समझ में बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सबको, डन है। उसको वैसे ही रहने दो, चेंज करना है कर लो, वो आपकी मर्जी है। इसको क्यों चेंज किया मैंने, इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि ये पाई बाय 9 बन रहा है, तो पाई बाय 9 क्या हो गए, सेम हो गए। इसको इसलिए चेंज किया, डन है। चलिए तो अब यह अलग अलग कर लो अब इन टर्म्स को बच्चों। कौन सी टर्म्स, ये वाली टर्म को अलग कर लो अब आप, इन दो टर्म्स को, क्योंकि इन दोनों का एंगल सेम है। तो इन दोनों को अलग किया तो क्या लिखा हुआ है ये बच्चों, कोट पाई बाय 9 माइनस tan पाई बाय 9 बाय 2 बाय 2। और ये क्या बन गया, ये स्प्लिट करोगे तो 2 2 कैंसिल करके माइनस tan 5 पाई बाय 18 बच गया। डन, इतना आ गया समझ में। अब इसको कैसे करना है, इसको देख लो। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं। क्या लिखा हुआ है, कोट पाई बाय 9 माइनस tan पाई बाय 9 बाय 2, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। कोट को क्या कर दो, tan में कन्वर्ट कर दो। कोट को क्या कर दो, tan में कन्वर्ट कर दो। तो tan में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लो, तो कोट ये वाला बन जाएगा 1 बाय tan पाई बाय 9 माइनस tan पाई बाय 9। आई होप ये चीज क्लियर है। कोट को मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये बन गया बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 9 अपॉन 2 tan पाई बाय 9। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा tan 2 थीटा का, वैसा सा बन रहा है, ये बन रहा है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान है ये फॉर्मूला, नहीं ध्यान तो लिख लीजिए इसको अब ध्यान से, ये फॉर्मूला। और आप देखोगे तो यही वही लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा क्या हो गया, पाई बाय 9, बट ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये उल्टा आ जाएगा, उल्टा लग जाएगा फॉर्मूला। तो मतलब कि ये क्या बन गया बच्चों, 1 बाय tan 2 पाई बाय 9। थीटा क्या हो गया यहाँ पे, पाई बाय 9, 2 थीटा। उल्टा कर दो, ये बन गया कोट 2 पाई बाय 9,
कोट 2π/9। डन है। तो मतलब कि इतने पार्ट को मैं सोल्व करके क्या लिख सकता हूं, कोट 2π/9। डन। ट्रिग्नोमेट्री लग रही है अब यहां पे सारी, तो इतने पार्ट को मैं लिख दूंगा कोट 2π/9। अब इधर आ जाओ, अब इसको कन्वर्ट कर लो चाहे आप। अब 5π/18 को क्या लिखोगे, 5π को क्या लिख दोगे, 9π - 4π/18। स्प्लिट किया तो क्या बन गया, π/2 माइनस एक मिनट सही किया ना, 9π - 4π, हाँ π/2 माइनस नीचे क्या आ गया 2π/3, 5π/18 था ना, 9 - 4 2π/9, हाँ सही तो है, 2π/9 आ गया। क्या सोच रहा था मैं, 2π/9 आ गया। क्लियर है। चलिए, तो 5π/18 क्या हो गया, 90 - 2π/9। तो tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो कोट 2π/9 आ गया। ये भी कट के क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। खत्म। डन। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन सी। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है इसमें, एपी का तो बस थोड़ा सा ही रोल था। ठीक है। तो अगेन बच्चों इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है। अलग से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सही हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो बहुत तसल्ली से समझाया मैंने, एक स्टेप देख लेना ढंग से कैसे कैसे किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे कैसे कन्वर्ट किया एंगल। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। इसको भी कन्वर्ट करके लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, π/2 माइनस 2/9, 2π/9। तो tan 90 - थीटा कोट थीटा हो गया, कोट कोट कैंसिल होके 0 आ गया। ठीक है, इसमें मेन पार्ट था बच्चों, इसको कैसे सोल्व किया, सॉरी ये वाला पार्ट। ठीक है, tan को कोट में लिख के सोल्व कर लो, हो जाएगा। सॉरी, tan को कोट में बोल रहा हूं, कोट को tan में लिख के एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, चलिए डन है ना। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम अजम्पशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स गिवन नहीं होगी, अब आपको खुद एज्यूम करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो 3 टर्म्स एपी में दिया है, अभी तक तो कौन से क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें टर्म्स गिवन होती थी, अब टर्म्स गिवन नहीं होंगी, अब आपको खुद लेनी होगी। तो अगर 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म को आप ए ले लो, मिडिल टर्म को आप ए ले लो, उधर a + d, इधर a - d। ऐसे लेने का फायदा क्या होता है बच्चों, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में सम दिया होता है, सम ऑफ टर्म्स, 3 नंबर्स का सम दिया होता है। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो डी क्या हो जाएगा, कैंसल। सम से सीधा ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम करने से सीधा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डन। तो अगर 3 टर्म्स दिए तो ऐसे ले लो, 4 टर्म्स दिए है तो मिडिल टर्म तो एक नहीं होगी, 2 होंगी। तो 4 टर्म्स दिए तो आप इस तरीके से ले लो a - d, a + d, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2d, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर आ जाएगा a + 3d, इधर आ जाएगा a - 3d। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है, ये ध्यान रखिएगा। 3 टर्म्स लेनी है तो ऐसे, 4 टर्म्स लेनी है तो ऐसे, 5 टर्म्स लेनी होगी तो ऐसे ही यहां पर आगे कर दो, a + 2d पीछे a - 2d, वो 5 टर्म्स हो गई। समझ गए ना, ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। ठीक है, चेक कीजिए। तो दिस इज हाउ यू विल एज्यूम टर्म्स इन एपी। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड तो ऐसे लेंगे, बीच वाली टर्म को ए ले लेंगे। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन तो ऐसे लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सोल्व। ये वाला ट्राई करते हैं। अब यहां पे देखो टर्म्स दी नहीं हुई, सिर्फ ये बोला कि 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स आप कौन कौन सी ले लोगे, पहली बीच वाली a, इधर a + d और इधर a - d। अब ऐसे लेने का फायदा क्या है, अगेन बच्चों देखो इन्होंने सम दिया, सम कितना दिया 33। तो ऐसे लेने का फायदा क्या है बच्चों, जब आप सम लोगे, सम कितना दिया 33, तो जब आप इन तीनों टर्म्स का सम करोगे तो उसमें d तो d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। dd क्या हो गया, कैंसिल। तो सीधा 3a = 33 आ गया। तो यहां से डायरेक्टली a की वैल्यू आ जाएगी। तो जितने अननोन कम होंगे, जितने अननोन कैंसिल होंगे, उतना आपका फायदा होगा। तो ये पर्पस होता है बस इस तरीके से टर्म्स लेने का। इस तरीके से टर्म्स लेने का पर्पस यही है कि सम दिया होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सम दिया, सम में dd कैंसिल, सीधा a आ गया। क्लियर। सॉरी, सम दिया। अब दूसरी चीज क्या दिया, प्रोडक्ट दिया बच्चों। तो प्रोडक्ट लिख लेंगे। प्रोडक्ट क्या दिया देख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना दिया, 1 1 5 5। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, सॉरी, प्रोडक्ट का मतलब a - d इंटू a + d।
इज इक्वल टू 1155। ठीक है, डन। बिल्कुल ये जैसे अपन 9th-10th में क्वेश्चन करते हैं वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी था। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 1155 इंटू ए तो लिखना ही रह गया, इंटू ए। अब a तो हमें पता है, a को पुट कर देते हैं। a हमें पता है a कितना आया था हमारा, 11 आया था, 11 को पुट कर देते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इज इक्वल टू 1155। अब 11 इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके 121 माइनस डी स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 105। फिर यहां से बच्चों आपको डी स्क्वायर मिल जाएगा। डी स्क्वायर क्या मिल गया, 105 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ गया 16। तो डी की वैल्यू या तो +4 होगी या फिर -4 होगी, और दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, +4 और -4। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 11th टर्म निकालनी है बच्चों। तो ए आ गया, डी आ गया, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 11th टर्म क्या हो जाएगी, a + 10d, a + 10d, ये आपकी 11th टर्म हो गई। ठीक है, चलिए तो a कितना आया बच्चों अपना, a आया 11, तो या तो 11 + 40 होगा या फिर 11 - 40 होगा, क्योंकि या तो d +4 होगा या -4 होगा। डन। तो यहां से क्या आ गया 51, और या फिर क्या वैल्यू आ गई -29। चेक कीजिएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, a 11 आया, d तो सेम ही है, ये तो 11 + 40, तो ये आया 51, 11 - 40 -29। चेक कीजिए, 11 टर्म निकालनी है ना, चेक करो। ठीक है बच्चों, तो यही आएगा, मे भी ऑप्शन में थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, मुझे लग नहीं रहा, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही था, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी वैल्यू आएगी, या तो 51 या फिर -29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद ट्राई कर लेना बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे 5 टर्म्स दिया है, कितनी टर्म्स दी है 5। तो मिडिल टर्म को आप a ले लोगे, मिडिल टर्म को आप a ले लोगे, इधर हो जाएगा a + 3d, a + 5d, और इधर क्या हो जाएगा a - 3d, a - 5d। ओ सच, मिडिल टर्म a है ना, तो 3d क्यों ले रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, ज्यादा मैथ्स हो गया, अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये वाला आप खुद कर लेना। ठीक है, इधर आ गया a + d, इधर आ गया a + 2d, माय बैड, इधर आ गया a - d, और इधर आ गया a - 2d। इस तरीके से 5 टर्म्स हो गई। अब इन पांचों टर्म्स को अब ऐड करोगे, dd तो कैंसिल हो गया, 5a आ गया, और सम कितना दिया है 25। तो यहां से सीधा a की वैल्यू 5 आ गई। और जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही प्रोडक्ट से d आ जाएगा, प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा d। अब इन्होंने बच्चों दिया हुआ है कि इनमें से, इन 5 नंबर में से एक नंबर -½ है, तो d की जो भी वैल्यूज आएंगी वो उनमें से वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी जिससे एक भी नंबर -½ ना आए। ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, d की जो भी वैल्यूज आएंगी पुट कर देना, a और d पुट कर देना, दोनों को पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा कि इन नंबर्स में से -5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर -5 नहीं आ रहा तो वो d की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और जिस d की वैल्यू से -5 आ रहा है, -½ आ रहा है, वो d एक्सेप्ट हो जाएगा। डन है, क्लियर है। चलिए, तो a आ गया, सम से a आ गया, प्रोडक्ट से d आ जाएगा, a और d पुट करके चेक कर लेना, जिस d की वैल्यू पर -½ आ रहा है, इन पांचों में से कोई भी नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा, कोई भी नंबर -½ आ रहा है तो d एक्सेप्ट हो जाएगा, -½ नहीं आ रहा तो d रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, a और d आ गया, फिर देख लेना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, इस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा बच्चों जीपी। जीपी में टर्म्स कैसे लेते हैं, तो जैसे एपी में था वैसे इसमें, उसमें बस d ऐड होता था, इसमें r मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 3 टर्म्स लेनी है तो मिडिल टर्म a ले लो, और इधर हो जाएगा AR, इधर हो जाएगा A/R।
चार टर्म्स लेनी है तो मिडिल टर्म 2 होती है, तो 4 टर्म्स लेनी है तो इधर ए आर लो और इधर ए बाय आर लो, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ए आर क्यूब, क्योंकि कॉमन रेशो यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगी बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉमन रेशो क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर। तो इधर हो गया ए आर क्यूब, इधर हो जाएगा ए बाय आर क्यूब। इस तरीके से टर्म्स लेंगे। डन है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें था ना बच्चों, देखो प्लस डी प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया था? 2d। वैसे ही यहां पर है ए आर के बाद ए आर क्यूब आएगा, क्योंकि इन दोनों में अगर आप कॉमन रेशो देखोगे तो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नाउ। ये वाला देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ बच्चों? 3 टर्म्स दी हुई है, अगेन 3 टर्म्स दी है। अब एपी में तो कब यूजफुल होती है ये? जब सम दिया होता है। एपी में ऐसे लेने का फायदा क्या होता है? जब सम दिया होता है, डी कैंसिल हो जाता है। जीपी में कब यूजफुल होता है? जब प्रोडक्ट दिया होता है। जीपी में कब यूजफुल होता है ऐसे लेने का? जब प्रोडक्ट दिया होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट करोगे तो आर क्या हो जाएगा? कैंसल, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बीच वाली टर्म आप ए ले लो और ये वाली आप ए आर और ए बाय आर। तो अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, फिर आपको क्या दिया? प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट कितना दिया है? 512। ये आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? ए बाय आर इंटू ए आर। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो देखो आर क्या हो गया? कैंसल। तो जीपी में अगर प्रोडक्ट दिया तो लेने का फायदा है, एपी में सम दिया तो लेने का फायदा है। तो आर कैंसल, ए क्यूब कितना आ गया? 512। और 512 क्या होता है बच्चों? 8 का क्यूब। तो ए की वैल्यू आ गई, यहां से 8 आ गई, तो सीधा ए मिल गया आपको। मिल गया? चलिए अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों? आगे ये बोल रहा है कि अगर मैं पहली और सेकंड टर्म में 4 ऐड कर दूं, पहली और सेकंड टर्म में 4 ऐड कर दूं, मतलब कि ए बाय आर प्लस 4, ए बाय आर प्लस 4, कोमा ए आर प्लस 4। पहली और थर्ड बोला है ना इसने कि सेकंड बोला है? सॉरी सेकंड बोला है। पहली और सेकंड में 4 मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इफ 4 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो अब ये तीनों टर्म्स किस में आ गई? एपी में आ गई। अब ये तीनों टर्म्स किस में आ गई? एपी में आ गई। चेक कीजिएगा, अब ये तीनों टर्म्स आ गई एपी में। एपी में आ गई तो एपी की कंडीशन लगाएंगे। एपी की कंडीशन क्या बोलती है? ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये एपी की आपकी कंडीशन लग गई। डन है? ए अपन निकाल चुके हैं, यहां से आर आ जाएगा। ए अपन निकाल चुके हैं, यहां से आर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और इस तरीके के आई थिंक आप लोगों ने 9th 10th में भी किए हुए हैं थोड़े बहुत, है ना, एपी वाले क्वेश्चंस में। तो बेसिक से क्वेश्चन है। ए को 8 पुट किया, 12 आ गया। 8 बाय आर प्लस 4 प्लस 8 आर, ये बन गया 24। 24 को 4 से कैंसिल किया, ये बन गया 20। 8 बाय आर प्लस 8 आर, तो 4 पे कैंसिल कर लो, ये बन गया 5। 5 4 बाय 2 बाय आर प्लस 2 आर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो ये बनेगा बच्चों 5 आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर स्क्वायर। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? 5 आर को उधर ले आओ, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2। तो 5 आर को क्या लिख दोगे बच्चों? 4 आर माइनस आर इक्वल टू 0। तो 2 आर कॉमन लिया, आर माइनस 2, माइनस कॉमन लिया, आर माइनस 2। तो ये बन गया बच्चों आपका 2 आर माइनस 1, आर माइनस 2। अब चाहिए इसमें आर, आप तो 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों आर की, हाफ और 2। तो चाहे आप 2 ले लो चाहे हाफ ले लो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। आंसर सेम आएगा, नंबर्स भी सेम आएंगे। ठीक है ना? हाँ, एपी वाले नंबर्स में मेरे ख्याल से चेंज हो सकता है, एपी वालों में चेंज हो सकता है। जीपी वाले नंबर सेम आएंगे, ग्रुप सेम आएगा मतलब। ठीक है, चलिए पूछा क्या इन्होंने? सम ऑफ द ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी के टर्म्स का सम पूछ रहा है वो। तो ए बाय आर प्लस ए आर पूछ रहा है। तो इसमें आर चाहे आप 2 ले लो चाहे हाफ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार 1 बाय आर है, एक बार आर है। तो आर को 2 ले लो, ए कितना है? 8 है। तो पुट करेंगे 8 बाय 2 प्लस 8 इंटू 2। सो ये बन गया 4 प्लस 8 प्लस 16। तो ये आ गया आपका 28।
अगेन आर चाहे हाफ ले लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 28 मैच कर रहे हो ऑप्शन डी। डन है। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। सम सॉरी, यहां पे प्रोडक्ट से क्या आ गया बच्चों? प्रोडक्ट से ए आ गया था, प्रोडक्ट से ए आ गया था। फिर इन्होंने बोला था कि पहली और दूसरी टर्म में मैंने 4 ऐड कर दिया, तो ये जो 3 टर्म्स आएंगी ये एपी में है। ये जो 3 टर्म्स आई हैं फिर ये एपी में है, तो इसमें एपी की कंडीशन लगा दी। 2 टाइम्स है, उससे आर आ गया, आर आ गया तो आपके पास सम ऑफ टर्म्स आ गया। डन। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। डन है। लेट्स चेक आउट दिस वन। ये भी वैसा से ही सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला था। इसमें भी देखो 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 टर्म्स आप वैसे ही ले लो। मिडल टर्म को ए, इधर ए आर और इधर ए बाय आर। ये 3 टर्म्स किस में दी हुई है? जीपी में दी हुई है। डन है। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर मैं मिडिल टर्म को डबल कर दूं, मिडिल टर्म को क्या कर दूं? डबल। ये जीपी में है बच्चों, ठीक है, ये किस में है? जीपी में। अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर मैं मिडिल टर्म को डबल कर दूं, मतलब मिडिल टर्म हो जाए 2a, सिर्फ मिडिल टर्म को ही डबल किया और कुछ किया है? इफ द मिडिल टर्म इज डबल, अगर मैं मिडिल टर्म को डबल कर दूं, बाकी टर्म्स को मैंने वैसे ही रखा, तो अब ये जो टर्म्स आई हैं ये टर्म्स आ गई आपकी एपी में बन जाएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसा पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में बस प्रोडक्ट दिया होता उससे आ गया था, बट यहां पे प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, यहां पर प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इन्होंने बस ये बोला मिडिल टर्म को डबल कर दो तो जो नए नंबर आएंगे वो एपी में है। अब इसमें एपी की कंडीशन लगा दो फिर। तो एपी की क्या कंडीशन होगी? ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो यहां से ए तो कैंसिल ही हो रहा है, ए क्या हो गया? कैंसिल। फिर से आर में क्या आ गई? क्वाड्रेटिक। तो 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आर में क्या आ गई? क्वाड्रेटिक आ गई। चेक कीजिएगा, चीजें समझ में आ गई ना? ये वाली 3 टर्म्स आपकी जीपी में थी, मिडिल टर्म को डबल कर दो, एपी में आ गया। फिर आपने एपी की कंडीशन लगा दी, आर में क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप देखोगे ये जो आर की क्वाड्रेटिक आई है ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व नहीं हो पाएगी, तो इसमें क्या लगाओगे फिर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगाओगे यहां पर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लगा देते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से निकाल देते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके पास आर आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी, बी क्या हो गया? -4, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये बन गया बच्चों 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 बाई 2। रूट 12 बोले तो 3 इंटू 4, तो ये बन गया 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। 2 से कैंसिल किया तो 2 प्लस माइनस रूट 3। डन है? चेक कीजिएगा। तो आर की ये 2 वैल्यूज आ गई। 2 प्लस माइनस रूट 3। अब क्वेश्चन में देखो गिवन है कि टर्म्स क्या है? इंक्रीजिंग जीपी है। क्या है? इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी है तो बच्चों आर क्या होगा? आर क्या होगा? 1 से बड़ा होना चाहिए। इंक्रीजिंग जीपी है तो आर क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, तभी तो टर्म्स इंक्रीज करेगी। तो इसमें 2 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से आर क्या आ गया? 2 प्लस रूट 3, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 1 से छोटा होगा, और अगर आर 1 से छोटा हुआ तो टर्म्स इंक्रीज नहीं करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए आर आ गया। अब पूछा क्या हुआ इन्होंने वो देख लेते हैं। अब इन्होंने जीपी की 4th टर्म दी हुई है 3r²। अब बच्चों यहां पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करेंगे? 4th टर्म क्या लिखेंगे? 4th टर्म लिखेंगे अगेन जैसे अपन जनरली लिखते हैं AR3, ये लिखेंगे, बट ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अपन ने टर्म देखो कहां से स्टार्ट की है? A बाय आर से स्टार्ट करिए। टर्म A बाय आर से स्टार्ट करिए तो 4th टर्म क्या हो जाएगी? यहां पर देखो, इसमें देखो A बाय आर, A AR के बाद क्या आएगा? AR² आएगा। तो ये बच्चों गलत है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप AR³ लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि आप टर्म कहां से स्टार्ट कर रहे हो? A बाय आर से, ठीक है ना?
तो फोर्थ टर्म क्या आएगी आपकी ए आर स्क्वायर आएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगी, इसके बाद क्या आएगा ए आर स्क्वायर, और कितनी दी हुई है 3r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया बच्चों, ए की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ए आ गया। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। आपसे कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, डी भी पूछा है। तो डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एपी में कौन है, ए है, तो डी क्या होगा 2a माइनस ए बाय आर, या फिर आप लिख लो ए आर माइनस 2a। क्या लिख लो अब, ए आर माइनस 2a। एपी में है तो ए आर माइनस 2a आपका डी हो जाएगा। ए कितना है 3, आर कितना है 2 + √3, पुट कर दो और ये हो गया 6, तो ये बन गया 6 + 3√3 - 6, तो डी कितना आ गया 3√3। डी की वैल्यू क्या आ गई 3√3 आ गया। डी कैसे निकाला, क्लियर है ना। ये 3 टर्म्स एपी में थी तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, उससे डी मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, उससे डी मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आर स्क्वायर माइनस डी। बस सारी वैल्यूज आ गई, आप पुट कर लो। ठीक है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग खोल दो इसको, 4 + 3 + 4√3। डी क्या है आपका 3√3, तो कैंसिल होके क्या आ गया 7 + √3 आपका आंसर आ गया। डन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा। ए भी निकालना पड़ेगा बच्चों, ए आएगा तभी तो डी आएगा, क्योंकि डी में ए को आप पुट करोगे। और बच्चे गलती यहां करते हैं, A4 को AR³ ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने टर्म A/R से स्टार्ट करी है। ठीक है, चलिए, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म से A मिलेगा, फोर्थ टर्म से A आ गया तो D आ गया, D के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। डन। चलिए, ऑप्शन अपना मैच कर रहा है B। तो यहां पर अपना बच्चों टर्म्स इन APGP खत्म हो गया है, टर्म्स इन AP और GP दोनों पार्ट, 2 पार्ट में कवर किया इसको मैंने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मीन्स, रिलेशन बिटवीन मीन्स, AM GM HM भी पढ़ लेंगे, बट HM ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।